हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। हम आर्टिकल वाइज चल रहे हैं। इससे पहले आर्टिकल 24 तक सारे आर्टिकल्स 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी जैसे आपको पता पड़ जाएगा थोड़ी देर में कि हम कैसे कैसे इस आर्टिकल को बाकी आर्टिकल से लिंक करते चलेंगे और बाकी आर्टिकल्स को इस आर्टिकल से हम लिंक करेंगे। अगर इससे पहले, जैसे कि हर यूट्यूबर का एक कहने वाला फर्ज भी होता है कि अगर आपने इस चैनल को यानी कि KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका आर्टिकल 25 में वीडियो खत्म होने के बाद कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जब ये प्रीमियर यानी कि जब इसका प्रीमियर होगा जब भी आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट जान लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी जो ये क्वेश्चंस एग्जामिनर होते हैं सीधे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल से उठा के क्वेश्चन नहीं बनाते, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। और वो चीज़ जरूरी है कि क्वेश्चन जो घुमा हुआ है वो कैसे आप कवर कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 25 जैसे ही हम पढ़ते हैं तो जो इसकी शुरुआत हो जाती है वो राइट टू रिलीजन के नाम पे हो जाती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हम पढ़ते हैं वो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। यानी कि अपने धर्म को अपनाने की आजादी आर्टिकल नंबर 25 से 28 में हर तरह के आर्टिकल में हमको दी हुई। जब अपने धर्म को अपनाने की आजादी हमको मिली है तो फिर हमारे भारत का धर्म क्या है, यानी कि स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया। स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया क्या है? अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे वहां पे जो सेक्युलर टर्म आता है वहां पे हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो अपना स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं है, यानी कि देयर इज नो स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर क्या है? इंडिया अपना सेक्युलर कंट्री है। इंडिया अपना सेक्युलर कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही ये होता है कि जो स्टेट है यानी कि जो भारत है, अपने भारत की बात करें, ठीक है, तो या तो उसका अपने धर्म में कोई लेना देना ना हो, उसका खाली मैन टू मैन रिलेशन हो, उसका मैन टू मैन रिलेशन हो, मैन टू गॉड रिलेशन से उसका कोई लेना देना ना हो, यानी कि आदमी भगवान के बीच का क्या रिश्ता है इस वास्ते स्टेट को कोई मतलब ना हो। आदमी आदमी के बीच का क्या रिश्ता है, आदमी आदमी का मतलब है, मेरा मैन टू मैन का मतलब है वुमेन चिल्ड्रन सब इसी में आते हैं, ठीक है। यानी कि पर्सन टू पर्सन रिलेशन से इसका क्या रिश्ता है वो मैटर करता है स्टेट के लिए। लेकिन हमारे भारत में कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज ऐसी थी, कुछ एक रिलीजियस कॉन्स्पिरेसीज बोल दीजिए, यानी कि एक धार्मिक षड्यंत्र बोल दीजिए या धार्मिक कुरीतियां बोल दीजिए, जो रिचुअल्स होती हैं कुछ ऐसी थी जिन्हें हटाना भी जरूरी था। और उन्हें हटाने के लिए अपना जो स्टेट है वो सेक्युलर बना, यानी कि अब अपने को कोई मतलब तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई गलत तरह से उस रिलीजियस एक्टिविटी को प्रोफेस करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रोपेगेट करता है, मैं भी हिंदी बता दूंगा, उसको अपनाता है, उसको प्रचार प्रसार करता है, तो उसके लिए स्टेट लॉज बना सकता है, और वो ही आर्टिकल 25 में आपको दिया हुआ है, 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी। तो अब बात आती है कि मेरे इंडिविजुअल लेवल पे मैं कौन सा धर्म अपनाऊंगा, यानी कि अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लेवल पे, वो आर्टिकल नंबर 25 ने डील किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 25 ने धर्म को जो है वो इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर इसे डील किया है। जब व्यक्तिगत स्तर पर डील किया है तो निश्चित रूप से आर्टिकल 26 में ग्रुप वाले स्तर पर डील किया गया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 कहता क्या है, ये थी इसकी भूमिका। आर्टिकल 25 क्लॉज 1, मैं सीधे क्लॉज पे आ जाता हूं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में लिख देता हूं अभी यहाँ पे, फिर समझेंगे। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू, यानी कि ये क्या है, ये है एक्सेप्शन, ये है रिस्ट्रिक्शंस, ये है इसके अपवाद, ये है इसकी बाध्यताएं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, एंड
other provisions mentioned in the constitution, ठीक है। इनके ऊपर यानी कि ये सब्जेक्ट हो गए आपके, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये चीज बोलता है कि सब्जेक्ट ऑल हेल्थ अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी, है ना, वहां पे हमको क्या छूट होगी, राइट टू कंसाइंस, देयर शैल बी, फ्रीडम लिख लो इसे राइट की जगह, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू, राइट टू किस किस के लिए राइट मिलेंगे आपको, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तो राइट टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 की पूरी डेफिनेशन इन द लाइन। तो क्या कहती है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन बोलते हैं कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 बोलता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ दीजिएगा, मोरालिटी को छोड़ दीजिएगा, हेल्थ को छोड़ दीजिएगा, और बाकी अदर प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं उनके अलावा हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, उनके अलावा हर एक व्यक्ति को आज़ादी है किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपने अंदर की चेतना की, राइट टू प्रोफेशन, अपना जो धर्म है उसे प्रोफेशन करने की, उसे प्रैक्टिस करने की। प्रोफेशन का मतलब होता है बाहर खुल के बताना कि मेरा धर्म ये है, प्रैक्टिस करने की, और प्रोपेगेट का मतलब उसके प्रचार या प्रसार करने की। सारे टर्म्स एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, सारे टर्म्स हम समझ लेते हैं। ये थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली डेफिनेशन। यार मशीन चल रही है पास में, मुझे लगता है साउंड हो रही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन रख तू हौसला कर मेहनत, वो मंजर भी आएगा जिसने पूछी थी औकात, कभी सेल्फी वाली लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये? सबसे पहला था उसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका मतलब क्या होता है? आप अंदर, अपने अंदर भगवान को किस रूप में देखते हैं, ये आपको आज़ादी मिली हुई है। आप भगवान को पति के रूप में देखें, आप अपने भगवान को पति के रूप में देखें, बेटे के रूप में देखें, माँ के रूप में देखें, पिता के रूप में देखें, ये आपको आज़ादी मिली हुई है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप अपने अंदर भगवान को कैसे देख रहे हैं। जब भी मीराबाई कृष्ण का एग्जाम्पल आता है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यशोदा कृष्णा का जब एग्जाम्पल आता है ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, माँ दुर्गा का एग्जाम्पल आता है ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, और पिता के रूप में भी बहुत भगवान को देखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आप भगवान को पत्थर का देखते हैं कि आप भगवान की मूर्ति देखते हैं, ये भी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। समझे इस चीज को? नहीं, आप भगवान को चाहे हिमालय में ढूंढें, चाहे आप भगवान को किसी मंदिर में ढूंढें, किसी मस्जिद में ढूंढें, ये जो आपके अंदर की चेतना है कि आपको आप भगवान को किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे उसे पत्थर में एक्सेप्ट करें, चाहे मूर्ति में एक्सेप्ट करें, वो होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। समझे नहीं समझे? अगला यही था राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिलीजन को, आपने कौन सा धर्म अपनाया है, आप जनता में कौन सा धर्म अपनाया है,
आप जनता में उसे बता दें, आप जनता में उसे बता दें कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया है, मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया है, इस्लाम, क्रिश्चियन हूँ मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। जो भी आपने धर्म का प्रोफेशन किया हुआ है वो आप खुलेआम जनता में बता सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मान लो आपने बोल दिया कि मैंने तो हिंदू धर्म अपनाया है, मैंने हिंदू धर्म अपनाया तो आपका कत्ल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बोल दो कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया आपका कत्ल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, भारत की जिम्मेदारी होगी कि कोई किसी भी धर्म को अपनाए उसे पूर्ण रूप से आज़ादी होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? प्रोफेस समझ में आ गया? मतलब आप किसी भी धर्म को बता दो कि मैंने ये वाला धर्म अपनाया हुआ है, ठीक है, वो आपके धर्म की आज़ादी होगी। आप किसी भी धर्म को जनता में बता सकते हो कि मैंने ये धर्म अपनाया हुआ। अब जब आप किसी धर्म को अपना लेंगे, जब आप किसी धर्म को अपना लेंगे, किसी धर्म को बोल देंगे कि मेरा धर्म ये है, तो निश्चित रूप से आप उस धर्म की कुछ जो प्रैक्टिस होंगी, रिचुअल्स, उनको फॉलो करेंगे। जैसे अगर आपने बोला कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, तो हो सकता है कि आप मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। हो सकता है कि अगर आप छठ पूजा को मानते हैं तो आप जो सूर्य को अर्घ देते हैं वो करें। अगर आपने इस्लाम धर्म अपनाया तो आप ईद मना सकते हैं, सेवइयाँ खा सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। यानी कि आपने जो भी धर्म अपनाया है उसकी सारी रीति रिवाजों का पालन करोगे। उसकी सारी रीति रिवाज यानी कि रिचुअल्स जो होती हैं, उसकी जो भी रिचुअल्स होती हैं उनका आप पालन करोगे। ये आर्टिकल 25 में हमको दिया होता है, राइट टू प्रैक्टिस। समझे कि नहीं समझे? अब इसके बाद राइट टू प्रैक्टिस के बाद जो भी आपने धर्म अपनाया उसके रीति रिवाजों का पालन कर लोगे। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रचार या प्रसार करना। आप अपने धर्म का किसी भी माध्यम से, मान लो आप कहीं बैठ गए तो अपने धर्म की व्याख्या बताएं। आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, अपनी गीता के बारे में बताएं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान के बारे में बताएं, क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, बाइबल के बारे में बताएं। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं या नहीं भी करते है ना, अगर आप किसी भी धर्म का प्रोपेगेशन यानी कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार बड़े आराम से कर सकते हो, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दुविधा के। लेकिन सर यहाँ एक दिक्कत हो गई। प्रोपेगेट में भी हम जब पढ़ेंगे, जब इसके रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे, जब बात ही कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस पे आएंगे। तो ये था आर्टिकल नंबर 25 का क्लॉज 1। हमने चारों टर्म डिस्कस कर लिए। रेस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं, बाधाएं कौन कौन सी हैं। अगर देखो आप अपने किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप चाह रहे हो कि कोई सामने वाला किसी भी धर्म का अनुयायी है वो मेरे धर्म में आए। यानी कि क्या चाहते हो आप? कन्वर्जन। क्या चाहते हो आप? कन्वर्जन। जब ऐसा आप किसी के धर्म का कन्वर्जन चाहते हो कि भाई अगर आपसे मैं कुछ बोलूं अपने धर्म के बारे में तो क्यों बोलूंगा? क्योंकि आपको अपने धर्म में लाना चाहूंगा। कन्वर्जन जो है वो, राइट टू कन्वर्जन जो है वो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में डील नहीं होता। यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकते हो लेकिन अपने धर्म में किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते। और स्पेशली 3 केसेस के अंदर बाय फोर्स, आप किसी को फोर्स से, किसी को फ्रॉड से, किसी को अगर मैं बोलूं यहाँ पे इंड्यूसमेंट से यानी कि लालच से, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं, एलिमेंट वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है, आप यहाँ पर किसी को अपने धर्म में जबरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते। चीज समझ आई कि नहीं आई? ये जो फोर्सिबल कन्वर्जन है ये आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट जैसी चीजें, एल्यूजन जैसी चीजें आप अपने धर्म में इम्पीचमेंट नहीं कर सकते। इसका एक फेमस केस था जहां पे ये सारी चीजें बोली गई, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ कि राइट टू कन्वर्जन अलाउड है कि नहीं। हाँ, एक और चीज, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर अपनी तरफ से धर्म बदलना चाहते हैं तो वो आपको अलाउड है।
आप किसी के फोर्स में आके, किसी के फ्लॉड में आके, किसी के इंड्यूसमेंट, किसी के एल्यूजमेंट में आकर के, यानी किसी के लालच में, किसी के दबाव में, किसी के फ्लॉड में आकर के अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। समझे इस चीज को? कोई धर्म परिवर्तन करेगा क्यों? उसके कुछ सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये फैक्टर्स के अलावा बता रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जैसे कि मान लो आप किसी ट्राइबल एरियाज में रहते हो, बहुत गरीबी वाला क्षेत्र है, मैं बोलूं कि लो 50,000 इस वाले धर्म में आ जाओ, आपको है कि धर्म से मुझे क्या लेना देना, 50,000 तो मिल रहे हैं, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, 1 लाख मिल रहे हैं। तो ये जो भी सारे मैटर्स हैं, ये जो भी सारे ग्राउंड हैं, ये भी इलीगल ग्राउंड माने जाएंगे राइट टू कन्वर्जन। दोबारा समझ लो, राइट टू प्रोपेगेशन में आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म की अच्छाइयां किसी को बता सकते हो, लेकिन आप अपने धर्म में किसी को फोर्स के द्वारा, फ्लॉड के द्वारा, इंड्यूसमेंट, इल्यूजमेंट, एलर्जन के द्वारा किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये निश्चित रूप से खतरा होगा, निश्चित रूप से ये आपके लिए खतरा होगा। और हाँ, अगर मैं किसी धर्म में जाना चाहता हूं तो मैं अपना धर्म चेंज कर सकता हूं। ये था आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में राइट टू प्रोपेगेट का रिस्ट्रिक्शंस। बाकी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लेते हैं, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस अभी बचे हुए हैं। इस केस का नाम बताया मैंने? नहीं बताया। इस केस का नाम था स्टैंस लॉस, स्टैंस लॉस केस। स्टैंस लॉस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था, एमपी उड़ीसा ने कुछ लॉज बना दिए थे कि अगर आप किसी को कन्वर्ट कराओगे तो वो एक इलीगल होगा। तो इन्होंने बोला कि राइट टू प्रोपेगेट, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में ये आता है कि हम किसी को कन्वर्ट करा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मना कर दिया कि आप किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर उस बंदे की इच्छा है, उस इंडिविजुअल की इच्छा है, वो खुद से कन्वर्ट हो सकता है। और ग्राउंड कौन कौन से दिए उसने? फोर्स, फ्लॉड और एल्यूजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड दिए थे, यानी कि फोर्स, फ्लॉड और लालच। ठीक है, आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में हमने 4 रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे। 4 रेस्ट्रिक्शंस यानी कि 4 जो अपवाद है वो पढ़े थे। पहला था पब्लिक ऑर्डर, दूसरा था मोरालिटी, तीसरा था हेल्थ और चौथा था अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? पब्लिक ऑर्डर पढ़ लेते हैं। मान लो कि आप पब्लिक अपने धर्म की कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रैक्टिस फॉलो करने के चक्कर में किसी पब्लिक ऑर्डर का खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि मान लो आप एक मंदिर है कहीं और आप बोलो कि ये मंदिर तो हम सड़क के बीच में बनाएंगे, ये मंदिर तो हम सड़क के बीच में बनाएंगे। निश्चित रूप से एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना होगी, बाकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं हैं जहां से आपका पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ सकता है, वहां पर आपको क्या होगा, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे कि अगर वो आपकी प्रैक्टिस हुई है तो भी उसे आप फॉलो नहीं कर सकते। शर्त है कि आप पब्लिक ऑर्डर को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी का मतलब है कि आप मान लो अनैतिक है, किसी की बलि देना, किसी की बलि देना अनैतिक है कि नहीं है? आज के टाइम में तो बहुत अनैतिक है। अगर मान लो कोई समुदाय किसी बकरे की अगर बलि देता है तो वो निश्चित रूप से अनैतिक है, या कोई समुदाय किसी इंसान की बलि देता है तो वो भी निश्चित रूप से असंवैधानिक और अनैतिक है, अनैतिक है। ठीक है, वो भी नैतिक नहीं है। तो जो सारी चीजें होती हैं, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे समाज की नैतिकता पर खतरा है तो वो भी आप, ऐसी रिचुअल भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरा क्या है फिर? हेल्थ। हेल्थ का मतलब समझ लो। हेल्थ का मतलब यह है कि अगर आपने किसी की 18 साल से पहले शादी करा दी, 18 साल या मान लो कुछ ऐसी टर्म में 20-22 साल से पहले शादी करा दी, तो निश्चित रूप से उसकी हेल्थ पे खतरा हो सकता है। ठीक है, उसके पास सोशल प्रेशर हो सकता है, उसके पास फैमिली प्रेशर हो सकता है। जो सारी चीजें हैं, हेल्थ पे जो खतरा आएगा वो भी इसके अपवाद में, अगर ऐसी कुछ चीजें होती है तो वो निश्चित रूप से इनवैलिड होगी। एक और एग्जांपल, जैन में एक प्रैक्टिस होती है, जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उसका नाम शायद संलेखना या इस तरह से कुछ नाम है उसका। ठीक है,
तो जब वो ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो कुछ खाना खाते पीते नहीं है, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउड कर रखा है, लेकिन हर केस में वो अलाउड नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होंगी वो भी आपके इसमें रिस्ट्रिक्शंस में आएंगी। लास्ट क्या है, अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 डॉट 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 जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अदर राइट हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म के नाम पे बाकी राइट्स के खिलाफ हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपके हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, वो पहले से चली आ रही है। आप बोल सकते हो भाई मेरे धर्म में छुआछूत चली आ रही है, लेकिन आर्टिकल 17 में पढ़ा है कि आप अनटचेबिलिटी स्प्रेड नहीं करोगे, पढ़ा है ना, तो आर्टिकल 17 मान्य होगा। आर्टिकल 25 जो है निश्चित रूप से वो दब जाएगा, आर्टिकल 17 ऊपर हो जाएगा, और अगर अनटचेबिलिटी आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो तो नहीं ही कर सकते। और इसी का रीजन ये है, इसी का रीजन ये है जो सबरीमाला केस, अगर आर्टिकल 25 में सबरीमाला केस का नाम ना आए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो सबरीमाला केस था, ये जो सबरीमाला केस था, ये भी आर्टिकल 25 से रिलेटेड था कि भाई आप किसी को मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहे, महिलाओं को मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहे। तो उसमें भी बोला गया कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, तो आप अनटचेबिलिटी यहाँ स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए सबरीमाला में महिलाओं को जाने की अनुमति, सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को जाने की अनुमति मिली। समझ आई ये चीज नहीं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, ऐसा तो नहीं कि आप दलित हो भाई तुम मंदिर में अंदर नहीं आ सकते, या तुम ये हो तुम मंदिर में अंदर नहीं आ सकते। निश्चित रूप से आर्टिकल 14 पे खतरा आएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 पब्लिक प्लेस, हम पढ़ते ही है कि पब्लिक प्लेस में आप किसी की एंट्री रोक नहीं सकते। आर्टिकल 16 में थोड़े से अपवाद हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाली। तो ये जो सारी चीजें आती हैं वो आर्टिकल 25 से है कि अगर आप आर्टिकल 25 का किसी और आर्टिकल से कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि आर्टिकल 17 से कॉन्फ्लिक्ट है, तो आर्टिकल 17 ऊपर रखा जाएगा देन द आर्टिकल 25। ये था आर्टिकल 25 क्लॉज 1। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में दो चीजें बोली गई हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में दो चीजें बोली गई हैं, और वो दोनों चीजें किसके लिए हैं, स्टेट के लिए। स्टेट क्या कर सकता है, अब तक तो पिछले 25 क्लॉज 1 में पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, अब स्टेट क्या कर सकता है। तो जो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए है, उसमें बोला गया है कि स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट कर सकता है, या रेगुलेट कर सकता है। किस किस ग्राउंड पर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, किस चीज को, इन ग्राउंड पर वो किस चीज को रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट कर सकता है। सारी ऐसी एक्टिविटीज, किस चीज को कर सकता है, सारी ऐसी एक्टिविटीज जो एसोसिएटेड है, यानी कि जो संबंधित है किससे, आपके रिलीजन से। दोबारा समझ लो, स्टेट ये आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए बोलता है कि स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट यानी कि उसे खत्म कर सकता है, उसे रोक सकता है, या उसे रेगुलेट कर सकता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ग्राउंड पर। किस चीज को, आपकी सारी ऐसी एक्टिविटीज को जो रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है। सोशल एक्टिविटीज में जैसे क्या हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज में जैसे हो सकता है कि भाई ये समाज के लिए खतरा है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जो चाइल्ड मैरिज है समाज के लिए खतरा है, तो निश्चित रूप से जो स्टेट का काम है कि वो उसे रोक सकता है। पॉलिटिकल, अगर मान लो आप किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टेट उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिकल, मान लो कि आप इतनी संपत्ति, कहीं से 2 नंबर का पैसा किसी विदेश से भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंदिर के नाते, वो भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27 में, टैक्स वाला जो सिस्टम है। तो ऐसी भी एक्टिविटीज को इकोनॉमिकल ग्राउंड पर स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। अगर ये 25 क्लॉज 2 क्लॉज ए है तो 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी भी होगा। फिर
25 क्लॉज 2 क्लॉज बी क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए किसी भी ओपन एंड थ्रो अप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदूज, यानी कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, वो सामाजिक उत्थान के लिए वो किसी भी हिंदू के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, हिंदू की रिलीजियस प्रैक्टिस को या तो ओपन कर सकता है या थ्रो अप कर सकता है, या तो खत्म ही कर देगा, फेंक देगा, या उसे सबके लिए खोल देगा। मुद्दा ये नहीं आया आपके दिमाग में कि खाली हिंदू क्यों, कोई और समुदाय क्यों नहीं? रीजन इसका ये है क्योंकि जब ये संविधान बना था तब हिंदू में ही अनटचेबिलिटी थी, हिंदू में ही हर तरह के दलित और ये जो सारी चीजें ये इंक्लूड थी। बाकी अगर आप किसी भी धर्म में देखोगे तो वो निश्चित रूप से एक और चीज, हिंदू में यहाँ पे कौन कौन ऐड है? हिंदू तो है ही है, सिख, जैन और बुद्ध, ये तीनों भी हिंदू में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हिंदू में जब इंक्लूड है तो आप बाकी धर्म में देखो, उनके नीचे, उनके अंदर इतनी छुआछूत या इतना जो एक प्रिवेल था वो चीज नहीं थी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, इसीलिए यहाँ पे हिंदू ऐड किया गया। ये था 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी। इसी में एक और चीज, आपको अगर कृपाण रखने की आजादी है, तलवार, वो भी सिख धर्म में इसी आर्टिकल के तहत आती है। पगड़ी पहनने की आजादी इसी आर्टिकल के तहत आती है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके जो पंच होते हैं, केस, कृपाण, वो जो सारी चीजें होती हैं सिख धर्म में, वो भी आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी से उठाई गई है। तो ये था आर्टिकल नंबर 25। एक बार इसका ऑल ओवर रिवीजन कर लेते हैं। 25 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, यानी कि किसी भी धर्म की चेतना को मान सकता है, भगवान को किसी भी रूप में मान सकता है, अपने अंदर की चेतना के आधार पर किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रोफेस यानी कि बता सकता है कि मेरा ये वाला धर्म है, किसी भी धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकता है, प्रोपेगेट भी होता है प्रचार या प्रसार करना, ठीक है। 4 इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, 4 रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक ऑर्डर को जहां खतरा है वहां पे ये चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा आपका मोरलिटी हो गया, खतरा है तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तीसरा हेल्थ हो गया, और चौथा हो गया अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो सारी चीजें संविधान में दी हुई हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हो गया, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 25 क्लॉज 1। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 देख लेते हैं। 25 क्लॉज 2 क्या बोलता है? 25 क्लॉज 2 में बोलता है कि स्टेट जो है, क्लॉज 2 क्लॉज ए में बोलता है कि स्टेट जो है वो रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी कि उसको रोक सकता है या उसको रेगुलेट कर सकता है। किस किस चीज को? सोशल, किस किस ग्राउंड पर? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ग्राउंड पर किस चीज को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करेगा? एक्टिविटीज एसोसिएटेड, एक्टिविटीज जो भी आपके क्रियाकलाप हैं जो संबंधित है विद, एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियन, जो भी आपके धर्म से संबंधित क्रियाकलाप है, धर्म इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्रियाकलाप है, स्टेट उनको रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने बता दी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। क्लॉज बी क्या बोलता है? आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी बोलता है कि सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट जो है वो ओपन एंड थ्रो अप कर सकता है, स्टेट जो है वो ओपन एंड थ्रो अप कर सकता है। किसको? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन को रिलेटेड विद हिंदू कल्चर, रिलेटेड विद हिंदू रिलीजन। और हिंदू में कौन कौन ऐड है इसमें?
सिख, जैन और बुद्ध जो है वो भी हिंदू में ऐड है। सिख का कृपाण रखना या ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी इस चीज़ में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 25, पूरा डिस्कस कर चुके हैं और यहीं से सेक्युलर स्टेट की जो संकल्पना है वो स्थापित होती है। और आर्टिकल 25 का टाइटल भी यही होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ द रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 में सारा कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बाकी अगर तरीका अच्छा लगा हो वो भी बताइए, ना अच्छा लगा हो वो भी बताइए। कल हम जो है वो आर्टिकल नंबर 26 डिस्कस करेंगे। कल जो है वो आर्टिकल नंबर 26, ये इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे संबंधित था और वो जो होगा आपका ग्रुप लेवल पे संबंधित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 26 के साथ।